सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आज मैं एक नया सब्जेक्ट प्रवाहिका के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। इसके पहले परसों जो प्रश्न मेरे सम्मुख आए थे उनके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर राशि गर्ग जी ने टीथ सेंसिटिविटी के बारे में पूछा है। वाकई ये बहुत ही तकलीफदेह व्याधि है। Teeth sensitivity is a sensitivity to the hot and cold thing। ठंडी और गर्म वस्तु हम जब सेवन करते हैं तो भयंकर दांतों में सेंसिटिविटी होती है, भयंकर दर्द होता है और इसका आखिरी इलाज रूट कैनाल का इलाज ही है। लेकिन फिर भी गर्म पानी और नमक, सेंधा नमक, इसके बार बार 3-4 बार कुल्ले करें तो थोड़ा बहुत आराम इसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा कई प्रकार के डिसेंसिटाइजेशन टूथ पेस्ट मिलते हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी अगर इसके भी कुल्ले करें 2-3 बार दिन भर में तो सेंसिटिविटी में लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा शहद और गर्म पानी, इसके भी कुल्ले बहुत ही लाभप्रद हैं। हल्दी और नमक दोनों मिलाकर कुल्ले करें तो और अच्छा इसमें लाभ प्राप्त होता है। और ग्रीन टी सेवन की जाए तो थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी कम हो जाती है। चले तो मूर्ति जी ने पूछा है एंडोमेट्रोसिस, और जैसा आप जानते हैं इसमें इस व्याधि में हैवी डिस्मेनोरेजिया होता है। एंडोमेट्रोसिस एक्चुअली जो यूट्रस के इनर लाइन में जो टिश्यू होते हैं वो यूट्रस के बाहर डेवलप होना चालू कर देते हैं। इसके अलावा ऐसे एंडोमेट्रिया टिश्यू ओवरीज में और बॉयल्स में भी उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हैवी ब्लीडिंग होती है और फुल ब्लीडिंग होती है, पेन भी इसमें अधिकतर होता है। इस अवस्था में निश्चित रूप से जो रक्त प्रदर की चिकित्सा है वो हमको करनी चाहिए। इसमें बोलबद्ध रस, प्रदरांतक लौह और शोथारी लौह। बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम। थोड़ा इसमें प्रवाल पिष्टी भी मिला दें 250 मिलीग्राम। ये एक डोज हुआ। ऐसे दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ इसको चटाएं तो इसमें रोगी को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अशोकारिष्ट और 10 मूलारिष्ट 2-2 चम्मच दोनों को लेके 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं तो रोगी में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। आर्य इंडिया जी ने एक पेशेंट के बारे में पूछा है। लेडीज़ की उम्र 45 है, जेंट्स की 47 ईयर्स है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। एक तो देखा जाए तो इनकी एज भी काफ़ी हो गई है, फिर भी कोशिश तो चिकित्सक को करना ही चाहिए। तो मैं करता हूँ अपने ओपीडी में, वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पहले संशोधन कराइए। वमन और विरेचन, फलघृत से आभ्यंतर स्नेहपान, विरेचन के मैंने कई योग बताए। विरेचन कराइए, वमन कराइए, फिर विरेचन कराइए और योग वस्ती का प्रयोग करें। और इसके बाद उत्तर वस्ती के लिए अनुवासन के रूप में 10 मूल तैल की वस्ती श्रेष्ठ है और निरूह वस्ती के रूप में कुटज और गंभारी फल, इसका क्वाथ बना करके विधिवत वस्ती उत्तर वस्ती देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अन्य जो लाक्षणिक चिकित्सा है वो भी साथ में करते रहना चाहिए। डॉक्टर भाऊलाल कटरे ने पूछा है कि टॉन्सिलाइटिस हमेशा रिकरेंस होता रहता है, ऋतु संध्या में ज़्यादा तकलीफ देती है। निश्चित बात है, ऋतु संध्या में तकलीफ होती है
कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडी चीज़ों को खाने से भी टॉन्सिलाइटिस में वृद्धि होती है। यह भी एक प्रकार की ग्रंथि है, कफज ग्रंथि है और इन्फ्लेमेशन है। ये सोच करके ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए। तो औषधियों में इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम और टंकण छाल 250 मिलीग्राम। ये शहद के साथ दिन में 3-4 बार रोगी को चटाएं। इसके अलावा अमृतादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। बाकी जो और दवाइयाँ प्रचलन में हैं, हरिद्राखंड, सेप्टिलीन, नीरूसिल, इनका भी प्रयोग आप कराएं। लेकिन अगर पेशेंट योग्य हो तो इसमें वमन विरेचन यदि करा देते हैं तो निश्चित रूप से स्थायी रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। विनय मित्तल जी ने सुप्रापटेलर ब्रुसाइटिस के बारे में जानना चाहा है। सुप्रापटेलर ब्रुसा ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन की मदद करता है, आकुंचन प्रसारण में मदद करता है और जब इसमें स्वेलिंग हो जाती है तब इसी का नाम पड़ गया है सुप्रापटेलर ब्रुसाइटिस। पटेला के ऊपर जो ब्रुसा स्थित है उसमें सूजन आ जाती है। कभी कभी रोगी में ज्वर भी होता है और वेदना अधिक होती है। ये ज़्यादातर जानुसंध में होने वाली पटेला के ऊपर वाली व्याधि है, लेकिन कभी कभी दूसरे संधियों में भी इस प्रकार की वेदना प्राप्त हो सकती है। इसमें निश्चित रूप से पत्रपिंड श्वेत और उपनाह है, इसमें बहुत लाभ करेगा। उपनाह के लिए 10 मूल के द्रव्य और दशांग लेप के द्रव्य बराबर मात्रा में आधे कप पानी में लेप तैयार करें। इसमें सरसों का तेल 1 चम्मच मिलाएं और ये लेप इसमें लगाएं तो निश्चित रूप से रोगी को आराम मिलेगा। इसके बाद सिंहनाथ गुग्गुलू, लाक्षादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। और इसमें जो हम इन्फ्लेमेशन के लिए योग देते हैं, अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी 50 ग्राम और पिपली चूर्ण 25 ग्राम। अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी चूर्ण 50 ग्राम और पिपली चूर्ण 25 ग्राम। ये सब मिला करके दिन में 2 या 3 बार लगभग 1 माह 2 माह तक इस औषधि का सेवन करें तो इसमें निश्चित रूप से आराम प्राप्त हो जाएगा। अब आइए डॉक्टर अशोक पाल ने प्रश्न पूछा है। डॉक्टर अशोक पाल, इन्होंने ग्रेड 2 फैटी लिवर का ट्रीटमेंट पूछा है जिसमें हाइपर एसिडिटी भी है। तो आप ग्रेड 2 पहुंचने में पेशेंट को बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अत्यधिक सूजन हो जाने पर ग्रेड 2 फैटी लिवर उत्पन्न होता है। बहुत ही कम लोग सिंपल फैटी लिवर से ग्रेड 2 में पहुंच पाते हैं। इसे नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस भी कहा जाता है, शॉर्ट में NASH भी कहते हैं। यह अधिकतर ओबेस व्यक्तियों में और जिनको डायबिटीज़ 2 है उनको ये रोग अधिक होता है। स्टेज 2 में लिवर सिरोसिस की उत्पत्ति भी हो जाती है और पोर्टल हाइपरटेंशन भी बढ़ जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें भ्रूण निम्बाधिक्वाथ और रोहित का अरिष्ट, इनका रोल बहुत अच्छा है। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी अमृतादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। रसों में यकृत परिहारी लौह, पुनर्नवा मंडूर और श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम, पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, यकृत परिहारी लौह 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं रोगी में देना चाहिए और जो लाक्षणिक चिकित्सा है वो भी साथ साथ में हमको करना है। डॉक्टर प्रदीप मानवी
इन्होंने थायराइड ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। थायराइड के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है कई बार। संक्षिप्त में समझिए कि यदि हाइपोथायरॉइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये कफ प्रधान रोग है, तो कफ की चिकित्सा आपको करना है। यदि हाइपर थायरॉइड है तो ये पित्त प्रधान है, तो पित्त प्रधान से संबंधित चिकित्सा आपको करना है। हाइपर है तो आप विरेचन कराइए। विरेचन के बाद धमापन या अवपीड़नस, विडंग, शुग्र और वचा, जो मैंने पहले बताया था उसके द्वारा। इसके अलावा कांचनादि गुल, आरोग्यवर्धनी आदि का सेवन करें। हाइपो हो तो इसमें वमन विरेचन दोनों कराएं और फिर अवपीड़नस देवे। और उसके बाद एक योग मैंने आपको बताया था, शायद याद हो आपको, वो योग का सेवन करें। और साथ साथ में ऐसी कोई चीज़ मत लें जो तीखी हो, तीक्ष्ण हो, जिससे आपको कष्ट हो, क्योंकि इसमें कभी कभी अन्य लक्षण रोगी मिलते हैं, तो लक्षण अनुसार भी ट्रीटमेंट आपको करना है। पार्वती डोडवा जी ने सेरिब्रल पाल्सी इन चिल्ड्रन, ये एक प्रकार का अर्दित है। अर्दित के लक्षण इसमें मिलते हैं। बच्चों में अधिक पाया जाता है, तो बच्चों में होता है तो उसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। इस अवस्था में प्रतिवर्ष नश्य इसमें देना है 2-2 बूंद वचा तैल। वचा तैल का 2-2 बूंद दिन में 2 बार बच्चे हैं, इसलिए कम मात्रा में इसमें देना है। इसके अलावा उपनाह स्वेद एरण्य पत्र से, एरण्य पत्र में महानारायण तेल लगा दीजिए, फिर उसके 4 परत करके और उससे इसमें सिकाई करिए। रस योगों में जो बहुत ही एक्टिव है वह है बाल रोगांतक रस 60 मिलीग्राम, कुमार कल्याण रस 60 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 125 मिलीग्राम। ऐसे ही दिन में 2 या 3 मात्राएं पेशेंट को देना है। इसके अलावा इसमें मात्रावस्थी सहचर तैल, सहचर आदि तैल या दशमूल तैल की आयु के अनुसार से मात्रा का संयोजन, जैसे 1 वर्ष का है तो 5 ml, 2 वर्ष का है तो 10 ml, ऐसा आयु के अनुसार मात्रा का निश्चय करके और अनुवासन बस दें। इसके अलावा इसमें सष्टिकशाली श्वेद, ये भी बड़ी इफेक्टिव चिकित्सा है सेरिब्रल पाल्सी में, वो भी रोगी में करना चाहिए। सांत्वना शर्मा जी ने नेज़ल पॉलिश के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो नेज़ल पॉलिश में भी नस्य कर्म ही श्रेष्ठ है। इसमें पिपली और अपामार्ग, इनका अवपीड़न या धमापन दोनों प्रकार के नस्य इसमें किए जा सकते हैं। साथ में कांचनादि गुल, अमृतादि गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार, लेकिन इसमें नस्य कर्म कराना बहुत जरूरी है। रसों में स्वर्ण बसंत मालती, टंकण भस्म, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, टंकण भस्म 250 मिलीग्राम और शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम लेखन द्रव्य। ऐसी है एक मात्रा, ऐसा दिन में 2-3 बार कम से कम 3 माह तक ट्रीटमेंट दे, तो इसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। रश्मि अग्रवाल, इन्होंने मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के बारे में पूछा है। जब लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इस रोग का नाम मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स है। लेकिन मेसेंट्रिक का तात्पर्य इंटेस्टाइन से संबंधित है। जब इंटेस्टाइन या एब्डोमिनल वॉल के इनर पार्ट में जो लिम्फ नोड्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब इस रोग का नाम मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है। और इस व्याधि के होने से उदर में उपस्थित शरीर के हितकारक जितने भी बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एब्डोमिनल पेन अत्यधिक इसमें होता है। ये ज़्यादातर बच्चों में अधिक पाया जाता है। तो इसमें सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, प्रोआल पिष्टी 250 मिलीग्राम और कामदुधा मौक्तिक 125 मिलीग्राम, ये दिन में
3 बार या 4 बार रोगी को चटाना चाहिए। और ऐसे कोई तीक्ष्ण पदार्थ रोगी को न दें। इसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेन रहता है, तो मुनक्का 10 मुनक्का पीस करके रात को सोते टाइम दूध के साथ पिला दें। बच्चे हैं तो ऐसे तो खा नहीं पाएंगे, इसलिए दूध में मिला के उसको दे सकते हैं। अगर मोशन क्लियर होगा तो निश्चित है जो एब्डोमिनल वॉल और इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो गई है लिम्फ नोड्स के कारण, उसमें निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। अभय तिवारी जी ने टिनिटस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। जैसा आप जानते हो, कर्ण में वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व की सप्लाई होती है। वेस्टिब्यूल नर्व बैलेंस का काम करती है, कॉक्लियर सुनने का काम करती है। जब कॉक्लियर नर्व में विकृति हो जाती है तो टिनिटस प्रॉब्लम होती है, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें उसमें आती हैं। इसके लिए ब्रह्मणु तैल जैसे ब्राह्मी घृत आप दोनों कान में 4-4 बूंद डालें, दिन में 2 बार। शिरोधारा इसमें बहुत लाभप्रद है। शिरोधारा कम से कम 50 मिनट 11 दिन तक अश्वगंधा बलादि तैल से करना चाहिए। शिरोधारा करने के बाद नस्यकर्म या नस्यकर्म पहले करें, बाद में शिरोधारा करें। नस्यकर्म के लिए जैसे मैंने बताया, त्रिफलाघृत, अणु तैल 2-2 बूंद की मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा, केमाच बीज और मुलेठी, ये 3 का चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार दुग्ध के साथ या पानी के साथ आप इसको दे सकते हैं। लगातार आप 1-1.5 महीना ट्रीटमेंट करेंगे तो टिनिटस प्रॉब्लम जाती रहती है। लेकिन ये भी देखना है साथ में कि ब्लड प्रेशर यदि हाई है, कभी कभी ब्लड प्रेशर के हाई होने से भी कानों में विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। दूसरा, और कोई कर्ण के विकार हैं क्या, ये भी आपको देखना है, तभी पेशेंट को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर शांतना शर्मा ने डायबिटिक न्यूराइटिस के बारे में पूछा। इसको कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा कि ये डायबिटीज़ का उपद्रव है और यहाँ पर दाह जलन और टिंगलिंग सेंसेशन पैरों में होता है, वेदना भी होती है, तो यहाँ वातनाशक तैलों से अभ्यंग कराना चाहिए। अभ्यंग करने के बाद हल्का स्वेदन भी कराना चाहिए, तो रोगी को आराम मिलता है। साथ में अग्नितुंडी भट्टी जो कुचलक योग है वो इसमें आपको प्रयोग करना है। अग्नितुंडी भट्टी 2-2 गोली दिन में 2 बार या न्यू टैबलेट 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को निरंतर दें निश्चित रूप से, और डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, ये आपको ध्यान में देना है। नीरज कश्यप जी ने एलर्जिक रेनाइटिस के बारे में पूछा। ये वाकई गंभीर समस्या है। इसके बारे में एक पूरा लेक्चर मैं दे चुका हूँ। आप प्रतिष्ठाय का लेक्चर आप सुन लेंगे तो उसमें आपको सब उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। राजकुमार परिहार जी ने एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड, ये भी एक कॉमन व्याधि है। ये बड़ी असहनीय वेदना वाली व्याधि है, रोगी को बड़ा कष्ट होता है। इसमें सस्टिकशाली श्वेत अभ्यंग अश्वगंधा बलादि तैल से अभ्यंग करके सस्टिकशाली श्वेत लगातार करें, और साथ में ब्रह्मण वस्तियाँ जैसे रसायन वस्तियाँ, सिद्ध वस्ती, ये इसका प्रयोग करें। यव कोल कुलत्था नाम क्वाथा मागधि का मधु ससैंधवा सयष्ट्यावा सिद्ध वस्ती इति स्मरण। सिद्ध वस्ती के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। इसका प्रयोग आप करेंगे तो लाभ होगा। औषधियों में योगेंद्र रस, मुक्ता प्रवाल पंचामृत और गिलोय सत्व। योगेंद्र रस, मुक्ता प्रवाल पंचामृत और गिलोय सत्व। गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। ये दिन में 3 या 4 बार मात्राएं दें। इसके अलावा स्वर्ण योग महायोग राजगुगुल 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लगातार दें। ऐसा ट्रीटमेंट आप लगातार 3-4 महीना करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होता है। पंचतिक्त क्षीर वस्ती, ये भी बड़ी उपयोगी चिकित्सा है। इसमें पंचतिक्त क्षीर वस्ती, पंचतिक्त के द्रव्य ले लीजिए, इसका काढ़ा बना लीजिए 400 ml और 200 ml दूध इसमें डाल के दूध शेष रहने तक पका लीजिए।
तो 200 ml दूध हो गया सिद्धित, और इसमें पंचतिक्त घृत 50 ml और 50 ml शहद, ये मिला करके वस्ती दें। ये भी इसके लिए अस्थि, क्योंकि अस्थि क्षय है, ये मज्जागत या अस्थिगत व्याधि है, तो अस्थिगत और मज्जा व्याधि में तिक्त प्रधान औषधियों का प्रयोग बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए इसका प्रयोग आप करेंगे, निश्चित रूप से आपको आराम प्राप्त होगा। स्वाति चौहान ने डिस्क जेनरेशन के डीजेनरेशन, ये एक्चुअली डीजेनरेटिव व्याधि है, ज़्यादातर 60 साल के बाद के व्यक्तियों को ये रोग होता है, और ख़ास तौर से स्पाइन और नेक के बीच जो वर्टिब्रास हैं उनके बीच में डीजेनरेशन हो जाता है, और इसी का नाम है डिस्क डीजेनरेशन डिसीज़। यहाँ पर जो संधिवात का ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर पत्रपिंड श्वेत, कटि श्वेत और कटिवस्ती और पृष्ठवस्ती और ग्रीवावस्थी एक साथ आप तीनों कर सकते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण चिकित्सा है इसमें। इसके अलावा एक विशेष योग मैं हमेशा बोलता हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, अश्वगंधा 100 ग्राम, 50 ग्राम शुंठी, 25 ग्राम पिपली, ये योग लगातार 6 महीने तक दीजिए, एक एक चम्मच दिन में 2 बार, क्योंकि आप जानते हो ये डिजेनरेशन से उत्पन्न हुई है, आयुजन्य व्याधि है, तो इसको आप एकदम क्योर कर लोगे ऐसा गारंटी आप दे नहीं सकते हो, लेकिन ये बार बार जो मैंने बताया वो ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको निरूह वस्ती नहीं देना है, मात्रा वस्ती, दशमूल तेल की, महानारायण तेल की, जो ब्रह्मण तेल है उनकी आप अनुआसन वस्ती 30 मिलीलीटर की मात्रा में भोजन के बाद दीजिए। 11 दिन के कोर्स या 21 दिन तक लगातार मात्रा वस्ती का प्रयोग इसमें करें, और साथ साथ में जो मैंने बताया पत्रपिंड श्वेत, कटिवस्ती, ग्रीवावस्थी और पृष्ठवस्ती, ये एक साथ लगाकर ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। मनोज अग्रवाल ने पूछा है इनफर्टिलिटी के बारे में, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। हम एक प्रोजेक्ट यहाँ चला रहे हैं बॉम्बे में। सबसे पहले तो हम संशोधन कराते हैं वमन, विरेचन और कालवस्ती, और उसके बाद फिर उत्तर वस्ती का जो ट्रीटमेंट है जो मैंने पहले बताया, अनुवासन के रूप में दशमूल तेल और निरूह के रूप में गंभारी और कुटज फल, इनके काढ़े के द्वारा उत्तर वस्ती दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा लाक्षणिक ट्रीटमेंट, मान लो श्वेत प्रदर है तो उसका ट्रीटमेंट आप करिए, और साथ साथ में सांत्वना, संयम। पेशेंट यदि बहुत उतावला होगा तो इसमें लाभ नहीं मिलता, धीरज वाला पेशेंट होना चाहिए तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। नयन जोशी जी ने वर्धमान पिपली रसायन के बारे में पूछा है कैसे संयोजन करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये रसायन बहुत श्रेष्ठ रसायन है। इसमें 10-10 पिपली, 6-6 पिपली या 3-3 पिपली लेने का प्रावधान है, और टोटल 1000 पिपली लेना चाहिए शास्त्र के आधार पे। जैसे 10 पिपली का प्रारंभ करना तो पहले दिन 10, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, ऐसा बढ़ाते हुए 10 दिन तक बढ़ाएं। 9वें दिन से कमाना चालू कर दीजिए, तो 10 दिन तक ये 10-10 बढ़ाएंगे तो लगभग 550 पिपली हो जाते हैं, और जब घटाएंगे वापस आएंगे 10 तक तो करीब 450 पिपली हो जाती हैं। तो एक सहस्त्र माने 1000 पिपली का प्रयोग है। दूसरा 6-6 पिपली, जो अगर मध्य बल वाले व्यक्ति हैं, ये तो उत्तम वालों के लिए हुआ, मध्य बल वाले हैं तो 6-6 पिपली का प्रयोग है, और ये आपको 18 दिन तक बढ़ाना पड़ेगा, 19वें दिन से कम करिए। इस तरीके से 25 दिन में ये कोर्स ख़त्म होता है। 3-3 पिपली लेंगे तो लगभग 36 दिन लगते हैं। 3 पिपली पहले दिन, फिर दूसरे दिन 3, ऐसा लगातार आपको 18 दिन तक बढ़ाना है, उसके बाद कम करना है, तो लगभग 36 दिन इसमें लगता है। जो बलवान व्यक्ति होते हैं तो पिपली कल के रूप में सेवन कराते हैं। मध्य बल वाले होते हैं तो पिपली का प्रयोग क्वाथ के रूप में कराते हैं,
और अल्प बल व्यक्ति वाले होते हैं तो उनको पिप्पली का प्रयोग चूर्ण के रूप में कराना चाहिए। जिस प्रकार पिप्पली बढ़ाते हैं वैसा ही दुग्ध भी बढ़ाना है। अनुपान इसका दुग्ध है। इस दौरान हल्का भोजन ही देना है और जब पिप्पली पच जाए तो साली चावल, दूध और शक्कर युक्त अच्छा घी भी इसमें डाल दीजिए। खिचड़ी, ये खीर हुई, इस खीर का सेवन कराएं क्योंकि पिप्पली बहुत गर्म होती है। मेरा ऐसा मत है, मैंने जो कराया है वो 1 पिप्पली से कराया है। 1 पिप्पली से 10 पिप्पली, 10 के बाद फिर कम आया, 1 पिप्पली आया, ऐसे 2 कोर्स करा करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने जलोदर में ये प्रयोग किया था क्योंकि पिप्पली बहुत उष्ण होती है, ज़्यादा मात्रा देने में रोगी को कष्ट हो सकता है। यदि बलवान व्यक्ति है तो 3 पिप्पलियों से प्रारंभ आप कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करुण वृद्ध्या दशा हानि 10 पैपल्य की दिनम वर्धेद पैसा सार्धम तथैव आपने त्वापना जीर्णे जीर्णे च भुंजित। जीर्ण जीर्ण का विचार करते हुए दुग्ध की मात्रा भी हमको बढ़ाते रहना चाहिए। पिप्पली नाम सहस्त्रस्य प्रयोगो अहम रसायनम। तो ये जलोदर के लिए बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है और रसायन चिकित्सा रसायन के लिए भी अच्छा, लेकिन यह चिकित्सा बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए कि वो अति उष्ण द्रव्य है। कभी कभी इसमें रक्तातिसार हो जाता है। एक मैं बताना नहीं चाहूँगा, मेरे को देख करके एक चिकित्सक ने प्रारंभ किया, मैंने तो 1 पिप्पली से चालू किया था, उसने चरक पढ़ा 10 पिप्पली से चालू कर दिया, तो 5वें दिन ही अत्यंत ब्लीडिंग रोगी को होने चालू पड़ा हो गया। बाद में उसको आर्थिक चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा, जैसे तैसे वो रोगी बच पाया। तो इसलिए 1 पिप्पली से प्रारंभ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुशील जायसवाल जी ने फैसिटिस प्लांटर फैसिटिस के बारे में पूछा है और कैल्केनियन स्पुर, ये दोनों प्रकार की जो व्याधि हैं वो तलवे से संबंधित हैं और बहुत ही इसमें तकलीफ होती है। यह एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है जो तलवे में थिक बैंड जो टिश्यू होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और यह इन्फ्लेमेशन हील बोन से कनेक्टेड रहता है, तो इसलिए हील बोन तक इसमें वेदना पूरी तरीके से होती है। तलवे में भी वेदना उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी इसमें ज्वर भी हो जाता है। और कैल्केनियन स्पुर में यह एक प्रकार का बोनी ग्रोथ है जो कि हील के चारों तरफ रहता है और इसमें पेन अधिक होता है। इन दोनों कंडीशनों में अग्निकर्म का उपयोग बहुत अच्छा है। अग्निकर्म करें और ख़ास तौर से जो पहली व्याधि है प्लांटर फैसिलाइटिस, इसमें रक्त मोक्षण जलौका से कराएं तो अच्छा उपयोगी है। साथ में उपनाह स्वेद भी इसमें महत्वपूर्ण है। षडंग पानी के द्रव्य लेके उपनाह बना लें और इसमें दशांग लेप के द्रव्य भी मिलाएं। दोनों को बना करके इसको उपनाह लगाएंगे तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। योगों में महावात विध्वंसन रस, प्रवाल पुष्टि और गिलोय सत्व, इसका प्रयोग आप इसमें दोनों रोगों में करा सकते हैं। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू और सिंहनाथ गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम को डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी जो मेरे बड़े प्रिय हैं, डॉक्टर नवीन जोशी जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, उत्कर्ष वर्मा जी, नीलेश निगम जी, संध्या पांडे जी, अभय तिवारी जी, पुष्पेंद्र कश्यप जी, पंकज अग्रवाल जी, रितिका मंजुला जी, शुभांगी सांबरे, कैलाश चावला जी, डॉक्टर मूर्ति जी, मनोज अग्रवाल जी, डॉक्टर शर्मा जी, अनिल वशिष्ठ जी, नारायण काला जी, मृत्युंजय तिवारी जी, डॉक्टर ईशा सूरी जी, डॉक्टर माधव मिश्रा जी, ये सब इस कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कल हम लोगों ने एक वेबिनार किया था, हालांकि शुरू के 10-15 मिनट टेक्निकल फॉल्ट के कारण प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, आप सबको धन्यवाद। अगर आप पंचकर्म के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सीरीज जो रोगानुसार चल रही है वो खत्म होने के बाद यदि आप सब कहेंगे, नवीन जोशी जी कहेंगे, तो पंचकर्म का विस्तृत वर्णन स्नेहन स्वेदन से लगा करके पूरा पंचकर्म लगभग
10 दिन में वो कार्यक्रम हो जाएगा। तब तक हमारा लॉकडाउन पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो वो हम प्रारंभ करेंगे। आइए अब आज प्रवाहिका के बारे में चर्चा करें। प्रवाहिका जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रवाहन युक्त मल प्रवृत्ति। प्रवाहन माने कुंथन करना, ताकत लगाना, उसको प्रवाहिका कहते हैं। जैसे अतिसार में कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, अपने आप मल निकलता है। अतिसार और प्रवाहिका में यही अंतर है। अतिसार में बहुत मात्रा में धातु का क्षय होता है और बहुत मात्रा में मल निकलता है, लेकिन प्रवाहिका में कफ निकलता है, धातु क्षय नहीं होता है। और इसमें पुनः मल प्रवृत्ति जाने की इच्छा होती है और ऐसा लगता है कि अभी मल बचा है, निकला नहीं है, ये अनुभूति होती है। ये अंतर है अतिसार और प्रवाहिका में। आचार्य चरक और वाग्भट ने प्रवाहिका का प्रथम से वर्णन नहीं किया है। आचार्य चरक ने अतिसार या आमतिसार के अंतर्गत प्रवाहिका का उल्लेख किया है। आमे परिणते यस्तु विबद्धम अतिसारते सशूलम पिच्छा अल्पाल्पम बहुशा सप्रवाहिकम। और यहाँ चिकित्सा भी बताई। लोडिकायाः सपाठायाः शुष्क शाकेन वा पुनः दध्यदार्यम सिद्धेन बहुस्नेन भोजे। तो ये चिकित्सा भी चरक ने बताई, लेकिन बाकायदा उसकी संप्राप्ति, उसके भेद में पूरा चैप्टर ऐसा उल्लेख आचार्य चरक ने नहीं किया। मानव निदान में इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है और इसका स्वतंत्र वर्णन किया है। सुश्रुत ने, वृद्ध भागवत ने, माधवकर ने स्वतंत्र प्रवाहिका का वर्णन किया है। और प्रवाह जैसा मैंने बताया, प्रवाहिका का प्रत्यात्म लक्षण प्रवाहन है, जोर लगा के मल प्रवृत्ति। जब बार बार प्रवाहन युक्त थोड़ी मात्रा में कफयुक्त मल का त्याग होता है, उसी को हम प्रवाहिका कहते हैं। इसके निदानों में वही निदान है जो अतिसार में प्रयोग किए जाते हैं। ज़्यादातर अहित आहार विहार का सेवन करना, वात कफ दोष वर्धक आहार विहार का सेवन, उष्ण और तीक्ष्ण तिलपिष्ट और अधिक मिष्ठान खाना, मावा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, इसके कारण प्रवाहिका रोग की उत्पत्ति हो सकती है। अहित आहार संप्राप्ति देखें। अहित आहार विहार के सेवन करने से कोष्ठ में संचित कफ को जब प्रकुपित वायु बार बार निकलने के लिए प्रेरित करता है, तब प्रवाहन करने पर थोड़ी मात्रा में बार बार मलयुक्त कफ गुद मार्ग से बाहर निकलता है। इसी को प्रवाहिका कहते हैं। वायु प्रबद्धो निस्तम बलासम नुदत्त धस्ताद हितातनस्य प्रवाहितो अल्पम बहुशो मलाक्तम प्रवाहिकाम ताम प्रवदन्ति तक्याः। इसके सामान्य लक्षण हैं अल्प मल के साथ कफ का निकलना, मल कम कफ अधिक और प्रवाहन युक्त मल प्रवृत्ति। कभी कभी मल त्याग के साथ रक्त की प्रवृत्ति रक्तज प्रवाहिमा में हो सकती है। इसके 4 भेद माने गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। प्रवाहिका वात कृतात् सशूला, पित्तात् सदाह सकफा कफाच ससोड़ित संभवाचा ताह स्नेह रुक्ष प्रभामतास्तु। इसके निदान और लक्षण बड़े स्पष्ट हैं। वातज प्रवाहिका में रूक्ष द्रव्यों का सेवन करने से रोग होता है और इसमें सशूल प्रवाहन, शूल युक्त प्रवाहन होता है, प्रवाहन करना पड़ता है। पैतृक प्रवाहिका में तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्य के सेवन से यह रोग होता है और दाह युक्त प्रवाहन होता है। कफज प्रवाहिका में स्निग्ध मधुर के सेवन करने से यह रोग होता है, श्लेष्मायुक्त प्रवाहन। और रक्तज प्रवाहिका में उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों का अत्यधिक मात्रा सेवन करने से रक्तयुक्त प्रवाहन, मल प्रवृत्ति हो गई, जिसमें रक्त की प्रवृत्ति भी हो सकती है। तो इस तरीके से संक्षिप्त में प्रवाहिका के बारे में थोड़ा आपको जानकारी। अब आइए चिकित्सा के बारे में जानेंगे। सामान्यतः जो अतिसार में चिकित्सा प्रयुक्त की जाती है, वही औषधि इसमें भी प्रयोग की जाती है। प्रवाहिका की आमावस्था में, जब आमावस्था हो तब लंघन पाचन करना चाहिए। पाचन के लिए पंचकोल या त्रिकटुचू 5 ग्राम 7 दिन तक सेवन कराएं और लघु आहार दें। अभिसंधि आहार इसमें न दें। दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। त्रिकटु सिद्धित दुग्ध का सेवन, यह भी आम को नष्ट करता है।
दुग्ध में त्रिकट चूर्ण डाल कर थोड़ा पका लीजिए। त्रिकट चूर्ण 10 ग्राम और 200 ml दूध, एक बॉयल ले आइए, छान करके इसका सेवन करेंगे तो आम नष्ट होगा। अगर वेदना ज़्यादा हो रही हो तो इस स्थापन वस्ती देना चाहिए। और स्थापन अर्थात निरोह वस्ती, इसमें 10 मूल क्वाथ 400 ml, इसमें 200 ml दूध मिलाइए। दूध से रहने तक इसको पका लें, क्षीर पाक कर लें। तो 200 ml दूध बचा, इसमें शहद 50 ml डाल करके विधिवत वस्ती दान करें। इससे जो प्रवाहन में वेदना होती है वो इससे नष्ट हो जाएगी। आम दोष हो तो स्तंभन औषधियों का प्रयोग शुरू में नहीं करना चाहिए, आम निकलना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में मृदु विरेचन देना अपेक्षित है। इसके लिए 40 ml एरण्य तेल का पान कराएं प्रातःकाल खाली पेट में, तो आम दोष भी निकल जाएंगे और अवांछित द्रव्य भी बाहर निकल जाएंगे। वातज प्रवाहिका में 10 मूल से सिद्धित दुग्ध द्वारा सिद्धित तेल, इसका प्रयोग करना चाहिए अनुवासन वस्ती के रूप में। रक्तज प्रवाहिका में पिच्छा वस्ती के बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें बेर के पत्ते 20 ग्राम, नागबला 20 ग्राम, सेमल के पत्ते 20 ग्राम और धनवंकर 20 ग्राम और मुलैठी 20 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, बेर के पत्ते 20 ग्राम, नागबला 20 ग्राम, सेमल 20 ग्राम, धनवंकुर 20 ग्राम और 20 ग्राम मुलैठी। मान लीजिए इसमें 1-2 द्रव्य ना भी मिले तो जितने मिले उन्हीं को आप बना लीजिए काढ़ा 400 ml, और इसमें 200 ml दूध मिलाइए। दुग्ध से रहने तक इसका पाक करिए, क्षीर प्राप्त कर लीजिए। सिद्ध क्षीर प्राप्त हो गया आपके पास। और क्षीर पाक करने के बाद इस 200 ml दुग्ध में शहद 30 ml मिला लीजिए और इसकी 11 वस्ती या जैसे रोगी की उपलब्धता हो या रोग की अवस्था हो, इस हिसाब से इसको दे सकते। वैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि 11 दिन की वस्ती देने पे ब्लड निश्चित रूप से बंद हो जाता है। वेदना हो, मूत्रकृक्ष हो, दाह हो, ज्वर हो, ऐसी अवस्था में मुलैठी 50 ग्राम, नीलोफर 50 ग्राम, इसका 200 ml काढ़ा बना लीजिए। फिर से बोलता हूँ, वेदना, मूत्रकक्ष, दाह, ज्वर होने पर मुलैठी 50 ग्राम, नीलोफर 50 ग्राम, इनका 200 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें दुग्ध 30 ml और शहद 30 ml ये मिला करके निरोह वस्ती पेशेंट को दें। इसमें थोड़ा घृत भी मिला लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुलैठी 50 ग्राम, नीलोफर 50 ग्राम, 200 ml तक काढ़ा बनाइए। इस 200 ml काढ़े में 30 ml दुग्ध, शहद 30 ml और शुद्ध घृत 30 ml ये बनाकर निरोह वस्ती देंगे तो उपरोक्त लक्षण जो मैंने बताए, वेदना, मूत्रकक्ष, दाह, ज्वर, इन सब में लाभ प्राप्त होता है। शमन के रूप में बढ़िया एक योग मैं आपको बता रहा हूँ, चूर्ण के रूप में प्रयोग करना है। पाठा, अजवाइन, कुटज, कमल, शुंठी और पिपली, इन सबको बराबर बराबर मात्रा में लेकर के कपड़ क्षण चूर्ण तैयार कर लीजिए। फिर 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ सेवन कराएं। रस औषधियों में रस परपटी 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, बिल्व चूर्ण 5 ग्राम। रस परपटी 250, अग्निकुमार रस 125 और बिल्व चूर्ण 5 ग्राम, ऐसे दिन में 3 बार पानी के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा योग है रामबाण रस 125 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम। यह एक मात्रा हुई, ऐसे दिन में 3 मात्राएं प्रयोग आप कराएं। इसके अलावा जाति फलादि चूर्ण बहुत ही अच्छा योग है ये। बिल्वादि चूर्ण और गंगाधर चूर्ण या नागकेसर चूर्ण, ये 4 चूर्ण मैंने बताया आपको। जाति फलादि चूर्ण
बिल्वादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, नागकेसर चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। मेरा एक्सपीरियंस है जाति फलादी और बिल्वादी चूर्ण, ये दोनों चूर्ण बड़े महत्वपूर्ण के हैं। बट्टियों में कुटज घन बट्टी, जाति फलादी बट्टी, संजीवनी बट्टी लक्षण के आधार पर आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। कुटज घन बट्टी और जाति फलादी बट्टी ये श्रेष्ठ है। संजीवनी बट्टी जब कभी ऐसा महसूस हो कि थोड़ा मंद ज्वर है तो उस अवस्था में संजीवनी बट्टी भी आप दे सकते हैं। काढ़ों में वस्कादिक्वाथ और आसो अरिष्ट में कुटजारिष्ट और पिपल्यासो इनका सेवन करा सकते हैं। अभी जो मैंने योग बताए हैं उनको एक साथ नहीं देना है, क्योंकि प्रवाहिका इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो 7 दिन एक बार एक योग दीजिए, फिर 7 दिन दूसरा योग दीजिए, 7 दिन तीसरा योग दीजिए। देखिएगा कि 20-21 दिन में प्रवाहिका को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज प्रवाहिका के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आया होगा। निवेदन ये है कि जो डिसीज़ पर हम व्याख्यान देते हैं उस पर क्वेश्चन हो तो और अच्छा, और साथ में पंचकर्म से संबंधित यदि प्रश्न हो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। कल वेबिनार में भी आप सब बहुत लगन से उपस्थित थे। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।